यस, हाय बेटा, दिस साइड सीएस हरीश मथारे और आज मैं आप लोगों के लिए 11th स्टँडर्ड 11वी महाराष्ट्र बोर्ड बुक कीपिंग आणि अकाउंटन्सी मध्ये आज अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शिकणार आहोत। बेटा आज मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब कभी भी कोई बच्चा अकाउंटिंग फील्ड से जुड़ा हुआ होता है तो लाइफ में कभी ना कभी उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हॉट शॉट टॉपिक, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब देखो नाम से आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, सर स्टैंडर्ड्स लिखा है मतलब इसमें कुछ तो रूल्स रेगुलेशन प्रिंसिपल्स होंगे जो सबके लिए स्टैंडर्ड सबके लिए सेम होंगे। यस मेरे बच्चे, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, जो सबके लिए सेम है सबके लिए स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड कॉमन होता है। यस और नो? सर ये स्टैंडर्ड्स क्यों आए? सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें कब तक पढ़ना है? सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बिजनेसमैन को क्या फायदा है? सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सभी के लिए अप्लीकेबल है क्या? गली में जो किराना दुकान में अकाउंटिंग कर रहा है उसको भी और कंपनी को भी, सभी को अप्लीकेबल है क्या? सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने लेके आए, कैसे इशू होते हैं? आपके ऐसे हजारों सवालों के जवाब आपको बेटा इस लेक्चर में मिलने वाले हैं, जो कि हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसीलिए मैं थोड़ा बहुत 11th स्टैंडर्ड के साथ इसी लेवल को मेंटेन करते हुए मैं आगे बढ़ने वाला हूं। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, चलो बेटा मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले तो एक चीज समझ लो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या, अभी बता देता हूं। थोड़ी सी मैं स्क्रीन स्क्रॉल करने वाला हूं। कहां गया रे अपना ये? हाँ ये है यहाँ पे, ये स्क्रीन मैंने स्क्रॉल किया बेटा। लास्ट लेक्चर में हमने सारे कॉन्सेप्ट्स देख लिए थे। अब आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। प्लीज सारी चीजें लिख लेना, समरी नोट्स मेंटेन कर लेना। वैसे उम्मीद करता हूं आप लोगों को मैंने नोट्स दिया हुआ है। अगर किसी बच्चे को नोट्स नहीं मिला है तो डेफिनेटली आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, प्लीज इस पे व्हाट्सएप कर देना। अगर कोई इमरजेंसी हो तो ये आप कॉल कर सकते हो, अदरवाइज व्हाट्सएप कर देना बेटा इस नंबर पे। डन। और हम लोग आगे बढ़ते बेटा। सो लिखो फटाफट से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा, लिखना है सभी ने मेरे साथ साथ। अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सर एक्झाम मध्ये याच्यावर प्रश्न विचारतात का? हो बाळा, याच्यावर तुमचा 11वी 12वी बोर्ड मध्ये प्रश्न येतात। सर इंपॉर्टेंट आहे का? हो इंपॉर्टेंट पण आहे। चलो ठीक है, लिख लिया बेटा सभी ने। अब देखो मैं थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूं, थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूं बेटा। हाँ चलो बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लिखो। सबसे पहले इसका मीनिंग लिख लेना है बेटा सभी ने, मेरे साथ साथ नोट्स बनाना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट। छोड़ो ना सारी चीजें यार, मैं एकदम गावरान भाषा में बता दूं पहले। बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब ये रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, रूल्स है, रेगुलेशन है, जो हर एक अकाउंटेंट ने फॉलो करना है अकाउंटिंग करते वक्त और फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त। फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या रहता है अभी तक हमने डिटेल में देखा नहीं है, बस ऐसा समझो कि साल के आखिरी में जहां पे रिकॉर्डिंग पूरी खत्म हो जाती है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। और अकाउंटिंग यानी आसान भाषा में हम लोग बोलेंगे साल भर जो हमने अकाउंटिंग किया उसी की समराइज रिपोर्ट प्रिपेयर करना, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, फाइनल अकाउंट बनाना। यस और नो? चलो आगे बढ़ते बेटा, प्लीज ध्यान देना। सो लिख लो मेरे हिसाब से, मीनिंग लिख लेना बेटा सभी ने। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द लिखो बेटा फटाफट से, रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट, रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स issued by the Accounting Standard Board of ICAI। सर आता हे काय आहे बेटा? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट ऑफ इंडिया। लिखो लिखो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड, बरोबर है कि नहीं मैडम? अकाउंटंट ऑफ इंडिया, ICAI। सर ASB म्हणजे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इंस्टीट्यूट का ही एक स्टडी ग्रुप है मेरे बच्चे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ASB, ICAI का जो ASB है ना, वो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर द रिटर्न पॉलिसी डॉक्युमेंट। सर याच्यात रिटर्न पॉलिसी डॉक्युमेंट म्हणजे काय लिहिलेलं असते बाळा? ऐक बेटा, रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट मतलब इसके अंदर में रूल्स और रेगुलेशंस दिया हुआ है कि अकाउंटेंट ने अकाउंटिंग करते वक्त या अकाउंटेंट ने फिनेंशियल स्टेटमेंट यानी फाइनल अकाउंट बनाते वक्त कौन कौन सी चीजों को फॉलो करना है। आसान भाषा में रूल्स और रेगुलेशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो सभी ने फॉलो करना है अकाउंटिंग करते वक्त। इशूड बाय ICAI, एनालाइज बाय
इन्फ्रा, साथ आता है इन्फ्रा का है बेटा, इन्फ्रा है गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ओ हो, नेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी इन्फ्रा, एनालाइज बाय इन्फ्रा एंड फाइनलाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको फाइनलाइज कर दिया तो उसके बाद ये आपकी किताबों में, ये किताब है आपकी किताबों में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन के आ जाते हैं, यस और नो। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये वो रूल्स और रेगुलेशन है, कम ऑन एक बार प्लीज अच्छे से ध्यान देना। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय द अकाउंटेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये वो रूल्स और रेगुलेशन है जो अकाउंटेंट ने फॉलो करना है अकाउंटिंग करते वक्त। रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है, रिटर्न रूल्स है, कौन इश्यू करता है? आईसीएआई का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। एनालाइज कौन करता है? इन्फ्रा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनलाइज करेगा, आपकी किताबों में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन के आ जाएगा, यस और नो। चलो आगे। अच्छा सर, अब एक तो चीज समझ में आ गई कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये रूल्स और रेगुलेशन है जो अकाउंटेंट ने फॉलो करना है अकाउंटिंग करते वक्त। सर इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा सर, क्यों करेंगे हम लोग, आमचा फायदा क्या है बेटा? इससे कंपैरेबिलिटी रहेगी। सर आता है क्या है? कंपैरेबिलिटी। सर कैसे? मेरा पिछले साल का फिनेंशियल स्टेटमेंट, मेरा इस साल का फिनेंशियल स्टेटमेंट, मेरा आने वाले साल का फिनेंशियल स्टेटमेंट, सारे फिनेंशियल स्टेटमेंट अगर मैं सेम सेट ऑफ स्टैंडर्ड की मदद से बनाऊंगा तो ये सारे फिनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे? कंपैरिजन मस्ट बी ऑन इक्वल फुटिंग। बड़ा आलू प्लस आलू इज इक्वल टू 2 आलू, एक आलू प्लस एक कांदा इज इक्वल टू हाउ मच आलू कांदा, टोटल करू शकतो का आपण? नाही। कंपैरिजन मस्ट बी ऑन इक्वल फुटिंग। कंपैरिजन करना है, टोटलिंग करना है, कुछ भी करना है तो इक्वल फुटिंग पे होना चाहिए। और इक्वल फुटिंग पे कब रहेगा? जब हर कोई या फिर एक ही इंसान अपने अलग अलग साल के फिनेंशियल स्टेटमेंट सेम सेट ऑफ स्टैंडर्ड से बनाएगा तो ही कंपैरिजन रहेगी ना। कंपैरिजन के लिए इक्वल फुटिंग होना बहुत जरूरी है, और इक्वल फुटिंग के लिए सभी ने सेम सेट ऑफ रूल, सेम सेट ऑफ स्टैंडर्ड फॉलो करना बहुत जरूरी है। ये वही स्टैंडर्ड है मेरे बच्चे, यूनिफॉर्मिटी रहेगी। दूसरा बेनिफिट, गवर्नमेंट को भी काफी हेल्प हो जाती है। अब मुझे एक बात बताओ, भारत में जो भी बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन अपनी अपनी अकाउंटिंग करके अपना जो इनकम दिखा करके उस इनकम के ऊपर टैक्स भरते और गवर्नमेंट को रिटर्न फाइल करते, टैक्स रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न। अब हर कोई अगर अपने अपने घोड़े दौड़ाएगा, हर कोई अपने अपने हिसाब से अकाउंटिंग करेगा तो गवर्नमेंट को बड़ी दिक्कत नहीं हो जाएगी सबकी इनकम टैक्स कैलकुलेट करने में, यस और नो? तो ये सारे बेनिफिट है। अच्छा सर, अब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये रूल्स और रेगुलेशंस है, कौन इशू करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ आईसीएआई। इसमें सर हमारी भी भलाई है, गवर्नमेंट की भी भलाई है, सबकी भलाई है। और अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करके अगर आप फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो तो उस फिनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर हर कोई भरोसा करेगा, रिलायबल रहेंगे, भरोसा करने लायक। आपके फाइनल अकाउंट देख करके बैंक आपको लोन देती है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट देख करके बैंक आपको लोन देती है। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो ही नहीं कर रहे तो बैंक आपको लोन नहीं देगी। क्यों? क्योंकि जो बुक्स ऑफ अकाउंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं करते उस बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। सो रिलायबिलिटी, कंपैरेबिलिटी, यूनिफॉर्मिटी, गवर्नमेंट को भी रिलायंस आ जाएगा, गवर्नमेंट को भरोसा आ जाएगा आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर, यस और नो? तो ये सारी चीजें मेरे बच्चे, इसीलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हर किसी ने फॉलो करना चाहिए। कम ऑन मेरे साथ साथ एक बार बोलो मेरे बच्चे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रिटन पॉलिसी डॉक्यूमेंट इशूड बाय द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, एनालाइज्ड बाय इंफ्रा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फाइनलाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, देन दिस स्टैंडर्ड विल बी इशूड इन योर बुक्स ऑफ, इन योर सिलेबस, है ना, उसके बाद आपके सिलेबस में आ जाते हैं। सर भारत में टोटल कितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है आज तक? आज तक बेटा टोटल भारत में 32 स्टैंडर्ड्स इशू किए, नंबर 32। टोटल कितने स्टैंडर्ड इशू किए मेरे बच्चे? टोटल 32 स्टैंडर्ड आज तक इशू किए, और इसमें से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6 खत्म हो गया और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 8 भी खत्म हो गया। 6 और 8 खत्म हो गया। सो बोलो बेटा अप्लीकेबल कितने अभी? 30।
आजपर्यंत 32 स्टँडर्ड इश्यू केले, त्याच्यातले 2 उडाले म्हणजे बंद झाले, संपले. यस और नो? म्हणजे राहिले किती? 30. यस और नो? चलो बेटा आगे. सो कौन इशू करता है? ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का जो बोर्ड है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. ये क्या है? रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट है और मैं बोल सकता हूं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है. यस और नो? सर फॉलो करना जरूरी है क्या? यस, फॉलो करना जरूरी है. सर बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करते क्या है? अकाउंटंट को राह दिखाते हैं. रस्ता दाखवतो हा अकाउंटंटला की बाळा अशी अकाउंटिंग कर, याची अशी ट्रीटमेंट कर, याची अशी ट्रीटमेंट कर. यस और नो? अच्छा सर, अब समझ में आया. हर कोई अपने हिसाब से अकाउंटिंग नहीं करना चाहिए, इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ गए हैं. बिल्कुल सही समझा मेरे बच्चे तूने, बिल्कुल सही समझा. यस और नो? चल थोड़ा सा आगे बढ़ता बेटा. जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 4, असे किती आ रे बाळा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32. यस और नो? सर इन सबके नाम याद करना है क्या? जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 का नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. नाम कुछ कुछ स्टँडर्ड काही याद करना, मी आपको बता दूंगा. काही 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 स्टँडर्डचं नाव लक्षात ठेवायचं, बाकी सगळ्या स्टँडर्डचं नाव लक्षात ठेवायचं काम नाही. अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 2 चं नाव आहे व्हॅल्युएशन ऑफ इन्व्हेंटरी. इन्व्हेंटरी म्हणजे माल, अनसोल्ड गुड स्टॉक. व्हॅल्युएशन ऑफ इन्व्हेंटरी. डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी म्हणजे अकाउंटिंग करताना तुम्ही ज्या ज्या पॉलिसीज वापरल्या आहेत त्या सगळ्या पॉलिसीचा तुम्हाला डिस्क्लोजर द्यावा लागेल. अकाउंटिंग करते वक्त जो जो पॉलिसीज आपने यूज किया उन सारे पॉलिसी का आपको डिस्क्लोजर देना होगा. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी मतलब आपके पास जो भी अनसोल्ड गुड्स है, स्टॉक है, आपने क्या करना है मेरे बच्चे? आपने उस अनसोल्ड गुड्स का या स्टॉक का आपने क्या करना है? वैल्यूएशन करना है. कैसे वैल्यूएशन करना है ये कौन बताएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बताएगा. डिस्क्लोजर कैसे देना है कौन बताएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बताएगा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 कैश फ्लो स्टेटमेंट. कैश फ्लो स्टेटमेंट म्हणजे धंधे में कहां कहां से कैश आ रही है, कहां कहां कैश जा रही है, कौन कौन से रास्ते से कैश आ रही है, कौन कौन से रास्ते से कैश जा रही है, इसके बारे में. कैश का फ्लो, कैश का फ्लो, कैश फ्लो स्टेटमेंट कौन बता रहा है बेटा? कैसे बनाना है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3. यस और नो? ऐसे टोटल 32 स्टैंडर्ड है. नाम याद करने की जरूरत नहीं, कुछ कुछ स्टैंडर्ड का नाम याद करना, वो मैं आपको बता दूंगा, नोट्स में दिया हुआ मेरे बच्चे. थोड़ा बहुत समझ में आया क्या? चलो थोड़ा आगे बढ़ रहा हूं बेटा, प्लीज ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना. ये आ गया मैं नोट्स में, ये आ गया बेटा मेरे नोट्स में. ओहो, चलो देखो तो बेटा, नोट्स में आ गया मैं. नोट्स सभी के पास में होगी, नहीं होगी तो वीडियो लेक्चर के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको नोट्स मिल जाएगी मेरे बच्चे. सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात चल रही बेटा यहां पे अभी. क्या कहता है कोलेर भाई साहब, क्या कहते हैं प्लीज ध्यान देना. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द कोड ऑफ कंडक्ट जो हर किसी ने फॉलो करना है, इंपोज बाय द कस्टम्स लॉ और द प्रोफेशनल बॉडीज. लॉ ने इंपोज किया है, जबरदस्ती किया है, आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा. प्रोफेशनल बॉडी ने भी जबरदस्ती किया है. सर प्रोफेशनल बॉडी म्हणजे कौन? अभी तो बताया था. प्रोफेशनल बॉडी ICAI, प्रोफेशनल बॉडीज ICAI फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक. सबका भरोसा है, सबका बेनिफिट है, सबका फायदा है इसमें. सो कोलेर भाई साहब कहते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द कोड ऑफ कंडक्ट इंपोज बाय द लॉ, कस्टम्स, प्रोफेशनल बॉडीज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक एंड अकाउंटेंट्स जनरली. कॉन्सेप्ट, सबसे पहली चीज स्टैंडर्ड्स रिकमेंडेड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया. अब इसके अंदर में इतना डिटेल में नहीं दिया है कि ICAI के कौन से डिपार्टमेंट ने इशू किया. ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने, याद रखना. और अगर किसने सिर्फ ऐसे ही चलते फिरते पूछ लिया किसने इशू किया तो बोलना ICAI ने. एंड प्रिस्क्राइब बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बोला था फाइनलाइज कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. यस और नो? इन कंसल्टेशन विद द नाकास. सर आता है क्या आया है नाकास? बेटा मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले आपको एनफ्रा लिख के दिया ना, एनफ्रा नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये नया नेम है, नया नेम है एनफ्रा. और एनफ्रा का पुराना नाम था नाकास. सर नाकास म्हणजे नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड म्हणजे NACAS. नाकास का ही अब नया नाम, नाकास का ही नया नाम क्या है? एनफ्रा. गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है बेटा.
म्हणजे अच्छा सर, आता तुम्ही जे एन्फ्रा लिहिलं होतं ते नाकासच नवीन नाव आहे का? हो बाळा, पहले जिसका नाम नाकास था, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब उसका नाम एन्फ्रा है, नेशनल फिनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। देखो बच्चे, मैं मानता हूं थ्योरी चल रही है अकाउंटिंग के अंदर में, सबको मजा आता है प्रैक्टिकल में, लेकिन थ्योरी मेरे साथ साथ तो लर्न करना पडेगा ना। परीक्षेत तुम्हाला अकाउंटिंग स्टँडर्ड वर शॉर्ट नोट येणार आहे 5 मार्कासाठी, तर तुम्ही काय लिहिणार त्याच्यात, म्हणून हे सगळं करावं लागेल। दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर द रिटर्न पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स, बताया था आपको मैंने, इशूड बाय द एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी और गवर्नमेंट। एक्सपर्ट अकाउंटिंग बॉडी कौन है रे बाड़ा? ICAI, गवर्नमेंट फाइनलाइज करते हैं, और अदर रेगुलेटरी बॉडी। नीचे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको किस चीज में हेल्प करते हैं? ओ हो, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशन। रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट एंड प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन लाज अपन प्यार से डिस्क्लोजर भी बोल सकते हैं मेरे बच्चे। सो RMTP, रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, ट्रीटमेंट, डिस्क्लोजर। सर कोणाचं रिकॉग्निशन, सर कोणाचं मेजरमेंट, सर कोणाची ट्रीटमेंट, कोणाचं प्रेजेंटेशन, किसका रिकॉग्निशन, किसका मेजरमेंट, किसकी ट्रीटमेंट, किसका प्रेजेंटेशन। मेरे बच्चे ये सब बातें चल रही है ट्रांजैक्शन की। कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का रिकॉग्निशन कैसे करना है, कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का मेजरमेंट कैसे करना है, कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट कैसे, और कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर कैसा रहेगा। यस और नो, यस और नो, ये सब हमें कौन बताता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर इसका एक आधा एग्जांपल दो ना, जैसे इन्वेंट्री वैल्यू करना है, इन्वेंट्री वैल्यू करना है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 आता है और अकाउंटेंट को बोलता है, ए अकाउंटेंट सुन, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे करना है? एट कॉस्ट और एट NRV, विच एवर इज लोअर। म्हणजे तुम्हारे पास जो माल पड़ा है, जो अभी तक बिका नहीं है, अनसोल्ड गुड्स, माल जो पड़ा है उसका वैल्यूएशन कैसे करना है? मान लो उसकी कॉस्ट है 9 रुपए और उसकी NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, बताया था पिछले लेक्चर में, NRV नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यानी नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी वो माल बेच के आपके हाथ में कितना आने वाला है? सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंसेस इज इक्वल टू NRV। हे कम ऑन, सेलिंग प्राइस माइनस सेलिंग एक्सपेंस इज इक्वल टू NRV, नेट रियलाइजेबल वैल्यू आपके हाथ में कितना आएगा? 9। तो हम लोग उस माल को किस पे वैल्यू करेंगे? लोअर। 10 और 9 में कमी क्या है? 10 और 9 में लोअर कौन है? 9, तो 9 पे वैल्यू कर देंगे, दैट्स इट। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 बोल रहा है। तो हर एक स्टैंडर्ड कुछ ना कुछ कहता है, डोंट वरी, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कौन सा स्टैंडर्ड क्या कहता है, क्योंकि 11वी मध्ये बाळा इतकंच आहे। सो कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का रिकॉग्निशन कैसे रहेगा, कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का मेजरमेंट कैसे रहेगा, ट्रीटमेंट और प्रेजेंटेशन कैसे रहेगा, यस और नो, इसके बारे में कौन गाइड करता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का 1 बाय 1 एक एक चीज देख रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे बच्चे, बताना जरा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव है स्टैंडर्डाइज करना डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसी। सगळे जे वेगवेगळे पॉलिसी यूज करता ना, हर कोई अपने अपने घोड़े दौड़ाते, हर कोई अपने हिसाब से अकाउंटिंग नहीं करना चाहिए, इसीलिए सबको एक म्यान में, एक जगह पे लेकर के आना है, स्टैंडर्डाइज करना है, बस ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। एंड एलिमिनेट द नॉन कंपेरेबिलिटी, जो कंपेरिजन नहीं हो सकती। कंपेरिजन कब होगी? जब सब इक्वल फुटिंग पे रहेगा। मेरा CA फाइनल का रिजल्ट और मेरे छोटे भाई का 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट कंपेरेबल है क्या? या तो मेरा 12th का, उसका 12th का, दोनों का रिजल्ट कंपेरेबल है बेटा, या तो उसका CA फाइनल का और मेरा CA फाइनल का कंपेरेबल है। मेरा CA फाइनल का और उसका 12th का रिजल्ट कंपेरेबल नहीं है। कंपेरिजन मस्ट बी ऑन इक्वल फुटिंग, और वो इक्वल फुटिंग कैसे आएगा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की मदद से आएगा। एंड कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है बेटा यहाँ पे नीचे दिए हैं, ध्यान देना, जैसे AS1, AS2, AS3, AS6, AS8, AS9, AS10, AS12, AS13, AS22। हो, ये कुछ स्टैंडर्ड है। क्या कहना है कौन से स्टैंडर्ड का, एक बार सुन लो बेटा अच्छे से। चलो बेटा अच्छे से ध्यान देना, सारे स्टैंडर्ड्स के बारे में अच्छे से ध्यान देना, कौन सा स्टैंडर्ड क्या कहने की कोशिश कर रहा है मेरे बच्चे। सबसे पहला स्टैंडर्ड बोलता है, नाम में ही मीनिंग है, ए अकाउंटेंट सुन, जब भी तू, प्लीज ध्यान देना बेटा, प्लीज ध्यान देना सभी ने। मैं एक सेकेंड ना कलर चेंज कर रहा हूं, कौन सा कलर निकालू? ये निकालो, ये निकालता हूं। हाँ, ये मैं ये हाइलाइटर का कलर में चेंज कर रहा हूं, ठीक है। हेडिंग रहा तो येलो कलर से, अंदर का बताना है तो ग्रीन कलर से। हाँ, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, ये स्टैंडर्ड क्या कहता है? ए अकाउंटेंट सुन,
ए अकाउंटेंट सुन, जब भी तू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगा, यानी जब भी तू साल के आखिरी में फाइनल अकाउंट बनाएगा, तब तूने क्या करना है, तूने जो जो अकाउंटिंग पॉलिसीज यूज किया है इन द प्रिपरेशन एंड प्रेझेंटेशन ऑफ फायनान्शियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग करताना तू जे काही पॉलिसी वापरल्या आहेत बाळा, त्या सगळ्या पॉलिसीचा तू डिस्क्लोजर दे. जैसे लड़का लड़की शादी के पहले एक दूसरे को डिस्क्लोजर देते हैं ना, लड़का बोलता है मेरा ऐसा ऐसा काम था, मैं ये खाता हूं, मैं ये पीता हूं, लड़की बोलती है मेरा ऐसा ऐसा था, मेरा ऐसा ऐसा था, दोनों एक दूसरे को क्या देते हैं, डिस्क्लोजर, सब कुछ सच सच बता देते हैं. तो बस वही ये स्टैंडर्ड कहना चाह रहा है, हे अकाउंटेंट सुन, तूने अकाउंटिंग करते वक्त जो जो पॉलिसीज यूज किया है, सर रखा दी पॉलिसी का एग्जाम्पल, जैसे डिप्रिसिएशन की मेथड, डिप्रिसिएशन आपको अभी पता नहीं, आगे आएगा मेरे बच्चे. मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन इज एन एग्जांपल ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. जैसे मैंने इन्वेंट्री वैल्यूएशन का बताया था, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन हम लोग ऐसे करते हैं, हमारी पॉलिसी है. मैं दिन में पढ़ाई करता हूं, ये मेरी पॉलिसी है. मैं रात में पढ़ाई करता हूं, ये मेरी पॉलिसी है. मैं सुबह उठ के पढ़ाई करता हूं, ये मेरी पॉलिसी है. मैं अकेला पढ़ाई करता हूं, ये मेरी पॉलिसी है. मैं ग्रुप में पढ़ाई करता हूं, ये मेरी पॉलिसी है. तो वैसे ही अकाउंटिंग करते वक्त आपकी क्या पॉलिसी थी, वो पॉलिसी का चुपचाप से डिस्क्लोजर दे दो. पॉलिसीज जो आपने यूज किया, वो पॉलिसीज का आपने डिस्क्लोजर देना है, वो भी एक जगह पे एट वन प्लेस. ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स में, अकाउंट्स रिपोर्ट के अंदर अलग अलग जगह पे डिस्क्लोजर दे रहे, एक ही जगह पे जो जो पॉलिसीज आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त प्रिपेयर किया था, यूज किया था, वो सारे पॉलिसी का डिस्क्लोजर देना है. और वो सारे पॉलिसी का डिस्क्लोजर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट रहेगा. म्हणजे आसान भाषा में, गावरान भाषेत हे अकाउंटंट बाळा इकडे, अकाउंटिंग करताना तू जे काही धंदे केले ना, त्या सगळ्या धंद्यांचं आम्हाला डिस्क्लोजर देऊन टाक. यस और नो. चल आगे बढ़ता हूं बेटा. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, दूसरा स्टैंडर्ड. इसका कहना है बेटा, ये स्टैंडर्ड कहता है इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होना चाहिए, एट लोअर ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट और एनआरवी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू. मतलब आपके पास जो भी माल पडा आहे गोडाऊन में, तुमच्या गोडाऊन मध्ये जो काही माल पडलेला आहे, त्या मालची व्हॅल्यू कशी करायची तुम्ही, त्या मालची किंमत, कॉस्ट जे तुम्ही भरली विकत घेताना, किंवा त्या मालची सेल व्हॅल्यू मायनस सेलिंग एक्सपेन्स म्हणजे एनआरवी, याच्यापेक्षा जे कमी असणार त्या व्हॅल्यूवर माल तुमचा व्हॅल्यू करावा. सर मतलब एग्जाम्पल सुनना बेटा, जरा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, यहाँ पे ध्यान दे दो सभी लोग. मेरे पास बेटा, मेरे पास 4 किलो कांदा पड़ा है, माल गोडाउन में बेचने का, मेरा कांदा बेचने का बिजनेस है. अब वो कांदा मैंने खरीदा था 5 रुपए पर केजी के हिसाब से. आज उसकी मार्केट वैल्यू हो गई है, आपको समझाने के लिए, 4 रुपए पर केजी. बोलो याच्यापैकी कमी काय आहे, 4 इंटू 4 रुपए, 4 रुपए, और मेरे पास कितना किलो है, 4 किलो, तो ये माल में कितने पे दिखाऊंगा, 16 रुपए पे. ऐसा क्यों बेटा, इन्वेंट्री वैल्यूएशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 ने बोला. आगे और बढ़ रहा हूं. कैश फ्लो स्टेटमेंट कहता है, हे अकाउंटेंट सुन, तेरे धंधे में जो जो सोर्सेज से कैश आ रही है, जो जो सोर्सेज पे कैश जा रही है, कैश कहां कहां से आ रही, कहां कहां से जा रही है, उन सबका डिस्क्लोजर देख स्टेटमेंट फॉर्म में. देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 6, डिप्रिसिएशन अकाउंटिंग. अभी नहीं समझ में आएगा क्योंकि डिप्रिसिएशन टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं, यहाँ पे पेंडिंग लिख देना, लेकिन फिर भी सुन लो. ये स्टैंडर्ड आज के डेट में रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है, निकल गया है, विड्रॉन हो गया है. यस और नो. तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट डिप्रिसिएशन टॉपिक में हम लोग देखेंगे. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 8, ये भी, ये स्टैंडर्ड खत्म हो गया है, ये भी निकाल दिया गया है. 6 खत्म, 8 खत्म, तो ये भी देखने की जरूरत नहीं मेरे बच्चे. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 9, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहता है, प्लीज ध्यान देना, रेवेन्यू रिकॉग्निशन कहता है कि ए अकाउंटेंट सुन, रेवेन्यू म्हणजे इन्कम. काही बोललं जर नाही तुम्हाला, कुछ अगर अलग से बोला नहीं तो रेवेन्यू मतलब इनकम. हे अकाउंटेंट सुन, AS9 क्या कहता है, हे अकाउंटेंट सुन, तूने क्या करना है, तूने रेवेन्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट में लेना है, एंट्री करना है, रिकॉग्नाइज करना है. कब, अगर वो रेवेन्यू रियलाइज हो जाता है तो, अगर वो रेवेन्यू रियलाइज हो जाता है तो तू उसकी अकाउंटिंग कर ले. और अगर वो रेवेन्यू रियलाइज नहीं होता है ना, इफ रेवेन्यू रियलाइज, चल बड़ा अकाउंटिंग कर, आणि रेवेन्यू जर रियलाइज नहीं झाला तो उसकी अकाउंटिंग मत कर. हमने रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट देखा था, सेम वही चीज है मेरे बच्चे. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, इसका नाम था फिक्स असेट, अब इसका नाम है, अंदर की बात बता रहा हूं, पता नहीं किसी को, अब इसका नाम है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. न्यू नेम ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10 में काफी चेंजेस आए. अब इसका नाम क्या है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. बरोबर है क्या, पहले इसका नाम था अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट, अब इसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. अब आपका सवाल, सर फिक्स असेट मतलब क्या, फिक्स असेट मतलब ऐसी असेट जो बिजनेस में मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड यूज होने वाली है, जिसका बेनिफिट बिजनेस में लंबे समय तक होने वाला है.
सर जैसे कि कार, कंप्यूटर, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, ये सब फिक्स असेट है मेरे बच्चे, यस और नो। उसके बाद जो फिक्स असेट की अकाउंटिंग कैसे करना है ये कौन बता रहा है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10। बस इतना ही ध्यान रखना, डिटेल जाने की जरूरत नहीं बेटा। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, आप लोगों को पता है भारत सरकार काफी सारे बिजनेसेस को ग्रांट देती है, सब्सिडी देती है, निधि निधि ग्रांट, सब्सिडी किंवा निधि मिलता है ना भारत सरकार से काफी सारे बिजनेस को। तो वो गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग कैसे करना है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 12 बताएगा। सर ये अंदर का याद करना है क्या, नहीं बेटा अंदर का मत याद करना, सिर्फ नाम याद कर लिया तो भी मोर देन सफिशियंट है, यस और नो। अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 13 अकाउंटिंग फॉर इन्व्हेस्टमेंट, इन्व्हेस्टमेंटची अकाउंटिंग कशी करायची ते अकाउंटिंग स्टँडर्ड नंबर 13 सांगणार। इन्व्हेस्टमेंट दो टाइप की होती है बेटा, करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब नियर फ्यूचर में हम लोग उसको बेचने वाले हैं, बेचने के लिए लिया है करंट इन्वेस्टमेंट। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो लंबे समय के लिए हम लोग इन्वेस्ट करके रखेंगे, एक साल में हम लोग बेचेंगे नहीं, लंबे समय तक चलेगा, वो हो गया मेरे बच्चे नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद AS22 अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, इनकम टैक्सेस की बात चल रही है, इनकम टैक्स की अकाउंटिंग कैसे करना, उसके लिए कौन सा स्टैंडर्ड है मेरे बच्चे, AS22। अंदर का क्या लिखा हुआ याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ नाम याद करना। चलो एक बार सारे स्टैंडर्ड के मुझे नाम बता दो, तो बेटा नाम बताओ, नाम जितने भी यहाँ पे स्टैंडर्ड्स हमने देखे थे। चलो मैं देखो मैं आपको नाम बता रहा हूँ बेटा, किधर गया, हाँ हाँ, चलो मुझे नाम बताओ सारे स्टैंडर्ड्स के नाम। नाम नाम कैसे याद करना है, सुनना, AS1, AS2, AS3। अब यहाँ पे 11 स्टैंडर्ड के आपके बुक में जितने स्टैंडर्ड है उतने नाम बता रहा हूं मैं, हाँ। AS6, AS8, AS9, AS10, AS12, AS22, इतने स्टैंडर्ड हमने अभी देखे। अब नाम कैसे जादू से लर्न हो जाएंगे आपको देखना जरा, मैजिक है बेटा मैजिक। सबसे पहला स्टैंडर्ड, जब बेटा लड़का लड़की जब सबसे पहली बार एक दूसरे को मिलते हैं, लड़का लड़की जब एक दूसरे को पहली बार मिलते हैं तो एक दूसरे को क्या देते हैं, डिस्क्लोजर इन फर्स्ट मीटिंग। पहली बार जब मिलते ही, नाम याद करने के लिए मेमोरी टेक्निक तरीका जादू बता रहा हूं, लॉजिक के चक्कर में मत पड़ना। जब पहली बार लड़का लड़की एक दूसरे को मिलते हैं तो क्या देते हैं बेटा, डिस्क्लोजर। इसीलिए पहले स्टैंडर्ड का नाम है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। नोट्स में नाम दिया हुआ है बेटा, मैं बस आपको नाम याद करने का तरीका, शॉर्टकट टेक्निक बता रहा हूं। दूसरा स्टैंडर्ड AS2 नंबर 2, AS2 का नाम क्या है, AS2 का नाम वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री बेटा। अब कैसे याद करना है, इन्वेंट्री माल, इन्वेंट्री माल, 2 नंबर का माल रहता है ना, कभी आपने काफी बार सुना होगा, ये 2 नंबर का माल है, 2 नंबर का माल है, 2 नंबर का माल है, यस और नो, 2 नंबर का माल है। इसीलिए AS2 में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ये ऊपर का था डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। हे अकाउंटेंट, तूने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त जो जो पॉलिसी यूज किया वो सारी पॉलिसी का डिस्क्लोजर दे दे। 2 नंबर का माल है इसीलिए वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, यस और नो। 2 नंबर का माल, इन्वेंट्री माल, इन्वेंट्री माल, 2 नंबर का माल, AS2 का, ये वो याद करने के लिए आसानी से याद रहेगा बेटा। AS3, 3 में कितने शब्द है बेटा, 3 शब्द है, 3 कितने शब्द है, 3, हाँ बोलो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, हाँ 3 शब्द, 1 2 3, इसलिए AS3 का नाम कैश फ्लो स्टेटमेंट। AS6 बेटा प्लीज ध्यान देना, AS6 टोटल नंबर ऑफ स्टैंडर्ड कितने, जितने आपको दांत है, टोटल नंबर ऑफ स्टैंडर्ड कितने मेरे बच्चे, जितने आपको दांत है। कितने दांत है आपको, 32, सो टोटल स्टैंडर्ड है 32। टोटल स्टैंडर्ड कितने मेरे बच्चे, 32 दात आहे, त्याच्यापैकी 2 दात तुटले, AS6 आणि 8 नंबरचा दात टूट गया, तो बच्चे कितने दात, 30। या इलॉजिकल, फिर भी लॉजिकल है बेटा, इलॉजिकल है बट फिर भी लॉजिकल है। याद रखने के लिए टेक्निक कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। AS6 6 नंबर के लिए
6 नंबर के लिए क्या है, डेप्रिसिएशन। अब वो ये AS6 का कैसा रहेगा बेटा, AS6 का कैसा रहेगा मैं आपको बता देता हूँ, है ना। मानता हूँ लेक्चर चल रहा है लेकिन फिर भी फोन उठाना पड़ेगा। हाँ फोन में अब बस 10 मिनट में खत्म हो रहा है। हाँ हाँ ओके ओके चलो बेटा। उसके बाद अर्जंट फोन होता मोठ्या भावाचा। AS6 6 के लिए आप याद रखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, असेट घिस घिस के जो घिसाई हो जाती है असेट की, उस घिसाई को कहते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग जो कि अब खत्म हो गया है, स्टैंडर्ड नहीं रहा। 8 को कैसे याद करेंगे आप बताओ मुझे जरा। 8 का नाम क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मुझे एक बात बताओ, साइंटिस्ट लोग रिसर्च करते रहते, एक ही जगह पे घूमते रहते, एक ही जगह पे घूमते रहते, एक ही जगह पे घूमते रहते, रिसर्च करते रहते, रिसर्च करते रहते, देखो तो जरा, रिसर्च करते रहते, एक ही जगह पे घूमते रहते, 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 देखो वहीं के वहीं घूम रहे, वहीं के वहीं घूम रहे, वही चीज बार बार कर रहे, वही चीज बार बार कर रहे, वही चीज बार बार कर रहे। ये किसके जैसा दिख रहा है ये आंकड़ा आपको, 8 कैसा दिसतर बड़ा है, 8। सो 8 का नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। याद रखने के लिए इलॉजिकल है, प्रिविलॉजिकल है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 9, 9 के लिए रेवेन्यू, रेवेन्यू 9, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अच्छा चलो अब बताना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 10, 10 का नाम क्या है बेटा, अकाउंटिंग फॉर फिक्स असेट, फिक्स असेट संपत्ति। मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चों, भारतीय टीम की, इंडियन क्रिकेट टीम की फिक्स असेट संपत्ति, इंडियन क्रिकेट टीम में सबसे इंपॉर्टेंट फिक्स असेट कौन है, सबसे अच्छा प्लेयर कौन है, सबसे इंडियन क्रिकेट टीम की असेट है वो, उस प्लेयर का नाम क्या है बेटा बताओ मुझे, जो इंडियन क्रिकेट टीम की असेट है ना, बताओ बताओ। सचिन तेंदुलकर। और तेंदुलकर ये इंडियन क्रिकेट टीम का फिक्स असेट है, और तेंदुलकर के टी शर्ट का नंबर क्या है मेरे बच्चे, 10। सो 10 फिक्स असेट। इलॉजिकल है, प्रिविलॉजिकल है, नाम याद करने के लिए कभी जीवन में भूलोगे नहीं मेरे बच्चे आप, यस और नो। 12 आम्ही 12चे, आम्ही पुण्याचे, आम्ही 12चे, बरोबर है कि नहीं। और जो टेढ़े लोग रहते उन्हीं को सरकार जल्दी ग्रँट देती है। सो आम्ही 12चे, आम्हाला सरकारी ग्रँट पाहिजे, आम्ही 12चे, आम्ही 12चे। और ऐसे लोगों को सरकार बिल्कुल बहुत जल्दी गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाती है। और अकाउंटिंग स्टँडर्ड 22 या इन्कमवर तुम्हाला द्यावा लागतो टॅक्स, या इन्कमवर तुम्हाला द्यावा लागतो टॅक्स। तो अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस ऑन इनकम, ऐसा आप कुछ भी स्टोरी बना करके आप ये नाम याद कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आपने भी ऐसी करना जैसे मैंने बताया, कैसे भी करो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यस और नो। उसके बाद आगे चलते बेटा, उसके बाद आगे चलते, प्लीज ध्यान दे देना, यस ओके। ये हो गए सारे स्टँडर्ड के नाम याद कर लिए बेटा, 11वी साठी फक्त नाव लर्न करनाच गरजेचं आहे, बाकी जास्त काही नाही। डिस्टिंग्विश बिटवीन, बता बेटा फटाफट से, प्रॉफिट और इनकम में क्या अंतर है। प्रॉफिट कहां से आता है बेटा, इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। लेकिन इनकम कैसे आता है, इनकम का बेस्ट एग्जांपल है बेटा सेल। आपने आपके बिजनेस की जो ऑपरेटिंग रिसीट है, आपके बिजनेस में आप जो धंधा कर रहे हो, जो काम कर रहे हो, उससे जो कुछ मिलेगा वो सब इनकम है। एग्जाम्पल है बेटा इसका सेल, इंटरेस्ट मिल रहा है इनकम, सेल हो रहा है इनकम, कमीशन मिल रहा है इनकम, ब्याज मिल रहा है इनकम, रेंट मिल रहा है इनकम। सो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज रेंडर्ड बाय एनी अदर फॉर रेवेन्यू रिसीट, ये क्या है बेटा, ये सब रेवेन्यू रिसीट है। प्रॉफिट क्या है बेटा, इनकम में से अगर आप एक्सपेंसेस माइनस कर दो, इनकम अर्न ओवर एंड अबव द एक्सपेंसेस, मतलब इनकम में से अगर आप खर्चे माइनस कर दो तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, इनकम माइनस एक्सपेंस। हो उसके बाद प्रॉफिट कैसे निकलता है, देखो वही बता दिया इन्होंने, सेलिंग प्राइस, एक चीज मैंने बेची 12 रुपए में आणि ती वस्तू मी विकत घेतली होती 10 रुपयाला, मैंने खरीदा कितने में था 10 में, बेचा कितने में 12 रुपए में, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ 2 रुपए। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, एग्जाम्पल लिख देना। नेक्स्ट, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या चीज है बेटा, नाम में ही मीनिंग है। ट्रेड डिस्काउंट क्यों देते हैं, धंधा बढ़ाने के लिए, धंधा बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, धंधा बढ़ाने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए, सेल बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट देते हैं मेरे बच्चे। माल बिजनेस बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट देते हैं, यस और नो। कैश डिस्काउंट क्यों देते हैं, नाम में मीनिंग है बेटा, फॉर इमीडिएट रिकवरी ऑफ, फॉर इमीडिएट इमीडिएट रिकवरी, रिकवरी ऑफ कैश,
हम लोग कैश डिस्काउंट देते हैं। एक पार्टी है काफी समय से पैसा ही नहीं दे रही, उधार माल लेके गया था, फोन कर करके परेशान हो गया, फोन कर करके परेशान हो गया। अब क्या हुआ बेटा, अब मैंने उसको बोला भैया आज शाम तक अगर तू कैश दे देता है तो तुझे डिस्काउंट दूंगा। 10,000 रुपए उससे लेने थे, मैंने बोला आज शाम तक पैसा देता है तो 9,000 में सेटलमेंट कर देंगे, 1,000 रुपए डिस्काउंट दूंगा। इसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट। अब देखना जरा, ट्रेड और कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इज एन अलाउंस ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, जो भी उसकी लिस्ट प्राइस है, जो ट्रांजेक्शन प्राइस है, ट्रांजेक्शन प्राइस, लिस्ट प्राइस जो मेन्यू में लिखी रहती है उसके ऊपर हम लोग डिस्काउंट देते हैं। और ये क्यों देते बेटा, अमाउंट टू बी पेड इन कैश, बेटा सामने वाले को देखो, जैसे हमने क्या बोला कि भैया आप अगर जल्दी पैसा दे दोगे तो आपको हम लोग क्या देने वाले, डिस्काउंट। मान लो जैसे आपने देखा होगा बेटा काफी बार, एक कस्टमर को उधारी में माल बेचा, काफी समय से पैसा नहीं दे रहा, 10,000 रुपए उससे लेने थे, तो उसको बोला भैया तो आज अगर 10,000 दे देगा तो तुझे मैं 1,000 वापस कर दूंगा। तो ये 1,000 जो वापस कर रहा हूं टू बी पेड इन कैश, ये हो गया कैश डिस्काउंट। मतलब उससे सेटलमेंट कितने में किया, 9 में। कैलकुलेशन, ये किसके ऊपर रहेगा, लिस्ट प्राइस पे, और ये किसके ऊपर रहेगा बेटा, नेट प्राइस पे। सर नेट प्राइस पे मतलब क्या बेटा, ये अक्रॉस द काउंटर है, कैश डिस्काउंट अक्रॉस द काउंटर। देखो बेटा प्लीज ध्यान देना, ध्यान देना, ध्यान देना, अच्छे से बता रहा हूं। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन इटसेल्फ, ट्रांजैक्शन व्यवहार होते समय ही हम लोग तब के तब ट्रेड डिस्काउंट का अमाउंट माइनस कर देते हैं। और कैश डिस्काउंट का कैसा है भैया, अगर तू इमीडिएट कैश दे रहा है तो तुझे कैश डिस्काउंट मिलेगा, अगर तू इमीडिएट कैश नहीं दे रहा है तो तुझे कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट का ऐसा नहीं है, भैया तू अभी पैसा दे मत दे, उधारी में लेके जा, फिर भी तुझे डिस्काउंट हम लोग देंगे। सेल बढ़ाने के लिए ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। कौन देता है, गिवन बाय, ट्रेड डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द ट्रेड। और ये कैश पेमेंट जल्दी मिलने के लिए हम लोग देते हैं, ये कैश पेमेंट जल्दी मिलने के लिए देते हैं। पर्पस क्या है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट का पर्पस क्या है ना, टू सेल द गुड्स एट लीस्ट प्राइस एंड टू अर्न द मोर प्रॉफिट। और इसका पर्पस क्या है बेटा, जल्दी पैसा मिल जाए, फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, इमीडिएट पेमेंट। रिकॉर्डिंग, इसको रिकॉर्ड नहीं करते, क्यों, क्योंकि अक्रॉस द काउंटर एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन इटसेल्फ, हमने उस माल की कीमत ही कम कर दिया। लेकिन कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना पड़ता है। रिकॉर्ड कैसे करेंगे ये हम लोग अगले चैप्टर में जर्नल एंट्री करते समय देखेंगे, यस और नो। बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी, ऑलरेडी हमने अकाउंटेंसी के बारे में देखा है, एक बार फिर से बता रहा हूं मेरे बच्चे। बुक कीपिंग क्या है, ये क्लरिकल वर्क है, रिकॉर्डिंग करना है डेली बेसिस पे। लेकिन अकाउंटेंसी ये क्या है बेटा, इसमें एनालिसिस भी आ जाता है, इंटरप्रिटेशन आ जाता है, मतलब इसके लिए स्किल्ड वर्कर लगने वाला है। इसके लिए जो वर्क है कैसा लगने वाला है बेटा, स्किल्ड वर्क लगने वाला है, स्किल्ड वर्कर। इसमें अनस्किल्ड का भी काम हो जाएगा, बस एंट्री मारने का है रोज की रोज बिल देख के। ये कब करते बेटा, ये प्राइमरी स्टेज है, ट्रांजैक्शन होते ही, धंधे में व्यवहार होते ही सबसे पहले क्या करते हैं, बुक कीपिंग। और ये अकाउंटेंसी कब होता है बेटा, ये एडवांस स्टेज है, ये फाइनल स्टेज है बेटा। बुक कीपिंग होने के बाद हम लोग आखिरी में क्या करते हैं बेटा, अकाउंटिंग, और अकाउंटेंसी उसी का पार्ट है। ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बट इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है मेरे बच्चे, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, और उससे जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो इंफॉर्मेशन ओनर को देना। ओनर को जब पता चलेगा तो ओनर डिसीजन ले पाएगा धंधे से रिलेटेड। मतलब अकाउंटेंसी स्किल्ड वर्क फाइनल स्टेज पे करते हैं, बुक कीपिंग रेगुलर बेसिस पे अनस्किल्ड वर्कर करता है बेटा। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी किसकी क्या रहेगी, बुक कीपिंग में मैकेनिकल वर्क है, रिपीटेटिव वर्क है, अनस्किल्ड वर्कर भी कर लेगा, लेकिन इसके लिए स्किल्ड वर्कर चाहिए, एक्सपीरियंस वाला वर्कर चाहिए। रिजल्ट, बुक कीपिंग डज नॉट शो द नेट रिजल्ट, बुक कीपिंग में सिर्फ एंट्री मारते हैं, नेट रिजल्ट कहां से समझता है बेटा, अकाउंटिंग से समझता है। परेड ये डेली बेसिस पे होता है, डेली बेसिस पे। यहां पे ये जनरली एट द एंड ऑफ द परेड, जनरली एट द एंड ऑफ द परेड हम लोग अकाउंटिंग करते हैं बेटा, यस और नो। साल के आखिरी में पूरी डिटेल हमें पता चलती है अकाउंटिंग से की हुई। स्कोप, बुक कीपिंग का जो स्कोप है, इट इज ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द अकाउंटेंसी, ये नैरो स्कोप है इसका, नैरो नैरो, ये अकाउंटेंसी का एक छोटू सा पार्ट है, और ये अकाउंटेंसी का ब्रॉडर स्कोप है। अकाउंटेंसी के बहुत सारी सब फील्ड है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इतना डिटेल में ध्यान नहीं भी रखा तो भी चलेगा। प्रोसीजर, बुक कीपिंग एंटायर, बुक कीपिंग एंट्रीज फॉर डे टू डे ट्रांजेक्शंस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे हम लोग एनालाइज करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट को। आसान भाषा में बताता आपको, रुको इतनी सारी चीजें देखने की जरूरत नहीं, मैं आपको डायरेक्ट डिटेल बताता हूँ। आजा मेरे बच्चे 2 सेकेंड के लिए, यहाँ पे आजा, यहाँ पे आजा बेटा, प्लीज ध्यान दे। बुक कीपिंग और ये अकाउंटिंग, बुक कीपिंग ये रेगुलर वर्क है, ये जनरली कब करते हैं, एट द एंड ऑफ द परेड, ज्यादा पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्लरिकल वर्क है,
यहां पे स्किल्ड वर्कर चाहिए, यहां पे डेली के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, डेली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं, यहां पे फाइनल अकाउंट बनाते हैं। इससे हमें रिजल्ट पता नहीं चलता, इससे हमें बिजनेस का रिजल्ट पता नहीं चलता, लेकिन इससे बिजनेस के रिजल्ट के बारे में हम लोग जान सकते हैं। इससे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी समझ में नहीं आएगी, लेकिन इससे हम लोग बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन यानी औकात को समझ पाएंगे। यस और नो? यस और नो? बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग आता है, इसमें एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, समराइजिंग, ये सारी चीजें आ जाएगी। समराइजिंग, SUMMARISING, समराइजिंग, ये सारी चीजें आ जाएगी। सर अब ये तो हमें समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन इसमें दिक्कत आ रही है। बिल्कुल चिंता करो नको बड़ा, क्योंकि ये अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं, ये हम पढ़ेंगे तब देखेंगे। सर ये कब से पढ़ेंगे हम लोग? सेकेंड नंबर के चैप्टर से हमें अकाउंटिंग ही अकाउंटिंग करना है। सेकेंड नंबर के चैप्टर से बुक कीपिंग भी करेंगे, अकाउंटिंग भी करेंगे, सब चीज करने वाले, तब आपको समझ में आ जाएगा। क्या बोलते हो मेरे बच्चों? यस और नो? थोड़ी बहुत चीजें आपको समझ में आई होगी, अच्छे से ध्यान देना मेरे बेटा, मेरे बच्चे ध्यान देना। अब इसके बाद में यहाँ पे ये चैप्टर के आखिरी में कुछ आपको सेल्फ एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन दिए हैं, ये क्वेश्चन आपने ट्राई करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 स्क्रीन पे दिख रहा होगा बेटा आपको, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस क्या है, बुक, ये सारी चीजें ऊपर मैंने चैप्टर में दी है, ये आप ट्राई करोगे। और ये मैं कब करवाऊंगा? सेकेंड चैप्टर खत्म होने के बाद, ये आपने ट्राई करना। आंसर भी यहीं पे दिया है मेरे बच्चे, आंसर भी यहीं दिया है। कुछ एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, 1 सेंटेंस आंसर है। सर एग्जाम में आते हैं क्या? हाँ। ये सर एक्सरसाइज हमने सॉल्व करना है क्या? हाँ मेरे बच्चे, ये एक्सरसाइज आपने सॉल्व करना है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म। अब एक चीज बता देता हूं, अब इस चैप्टर के अंदर में मेरे बच्चे आपको 50% का भी समझा, जर 50% जर का समझ ल तो भी आपने बाजी मार ली, क्योंकि इस चैप्टर में हमने जो कुछ पढ़ा ये पूरे सिलेबस में बार 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 आने वाला है। आगे के सारे चैप्टर्स में इस चैप्टर की चीजें आएंगी, तो चिंता करने वाली बात नहीं। लेकिन अकाउंटिंग सब्जेक्ट स्टार्ट करने के पहले मैं चाहता हूं कि हर एक बच्चे ने मेरा इसके पहले का बेसिक अकाउंट्स का लेक्चर और उसके बाद ये चैप्टर 1 के लेक्चर सारे देखना है, उसी के बाद आगे बढ़ना है। यस और नो? सो बेटा नेक्स्ट लेक्चर से मैं अकाउंटिंग एंट्रीज, आपका डबल एंट्री सिस्टम जो मेन अकाउंटिंग सब्जेक्ट है वो स्टार्ट कर रहा हूं। ये आपके टेक्स्ट बुक का सबसे पहले नंबर वाला चैप्टर था बेटा, इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे बेटा सेकेंड नंबर के चैप्टर के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ मेरे बच्चे।